इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। आज हम सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 5 के बारे में बताएंगे। सेक्शन 5 ऑफ एविडेंस एक्ट का एक गाइडलाइन, क्या है, गाइडलाइन बनाती है, प्रावधानित करती है, एक सीमा तय करती है, किन किन तथ्यों को साबित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है, अन्य नहीं। इसका क्या कारण, इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रयोजन है सेक्शन 5 का। किसी कोर्ट के ट्रायल में, विचारण में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी के द्वारा कोर्ट पक्षकारों को और स्वयं एक सीमा में आबद्ध होती है कि इन सीमा के ही अंतर्गत जो आने वाले तथ्य हैं उनको साबित करने के लिए साक्ष्य पेश किए जाएंगे, अन्य नहीं। इससे क्या होता है, एक तो समय की बचत होती है, दूसरा जिस उद्देश्य के लिए विचारण हो रहा है, जिस उद्देश्य के लिए विचारण किया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति होती है, यथाशीघ्र पूर्ति होती है। इसलिए ये सेक्शन 5 जो है एविडेंस एक्ट का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किन किन मामलों में किन किन तथ्यों के साबित या ना साबित करने के लिए साक्ष्य दिए जा सकते हैं। अब बेरेट की लैंग्वेज पर हम ध्यान देते हैं। बेरेट की लैंग्वेज क्या कहती है? बेरेट की लैंग्वेज अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, सब कुछ उसी में समाहित है। इंटरप्रिटेशन कोर्ट के द्वारा और विद्वान विद्वेताओं द्वारा किया जाता है। उसी बेर एक्ट जो है, जो लैंग्वेज होती है उसी को इंटरप्रेट किया है। तमाम कोर्ट केसेस होते हैं जो किसी भी सेक्शन को डिफाइन करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब सेक्शन 5 की डायरेक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है? किसी बात या कार्यवाही, डायरेक्ट की लैंग्वेज किसी बात या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य हमने फैक्ट इन इशू के बारे में पूर्व बताया था, विवादक तथ्य कौन, ठीक ना। किसी बात या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य
तथ्य, ऐसे अन्य तथ्य जिन्हें तस्मिन् पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है। सुसंगत किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष दिया जा सकेगा और अन्य किन्हीं का नहीं दिया जाएगा। ये प्रैक्टिकल लैंग्वेज है। विवादक तथ्य और ऐसे तथ्य जिन्हें सुसंगत घोषित किया गया है पश्चात उत्पन्न होने, मतलब एविडेंस एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 6 फ्रॉम 255 ये दृष्टांत दिए गए हैं। इनके अंतर्गत कोई तथ्य किस तथ्य से सुसंगत है, किस रूप में सुसंगत है, उन्हीं के द्वारा आप साक्ष्य दे सकते हैं। कोई भी आप तथ्य एक तथ्य का सुसंगत तभी माना जाएगा जब वो धारा 6 से लेकर के 55 के अंतर्गत आता हो, उससे बाहर का नहीं। 6 से लेकर 55 तक सुसंगत माना जाएगा। हाँ, वहीं से सुसंगत होगा, बस उससे और नहीं। एक तो दीवार खड़ी कर दी जाती है, इधर 6 और इधर 55, इसी के अंतर्गत जो भी धाराएं हैं वही सुसंगत होंगी, वही ग्राह्य होंगी, वही कोर्ट मानेगी, इससे बाहर नहीं। नो, इसमें सब प्रावधान दिए गए हैं कि कौन तथ्य किस रूप में किस तथ्य का सुसंगत है, किस रूप में सुसंगत है। ठीक ना? ये धारा 6 से लेकर के 55 तक दिया, इसी के अंदर होना चाहिए बस। अगर कोई दृष्टांत या कोई प्रकार इसके बाहर का है तो नहीं मानेगा। बताइए आप कौन तथ्य किस तथ्य का सुसंगत है, तो आप ये बताएंगे सर ये धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत है, ये धारा 7 के अंतर्गत है, ये धारा 8 के 9 के ही सब। हाँ, किस किस रूप में है नोट कर लीजिए। 6 to 55 इससे बाहर नहीं, आप बताएंगे। हाँ, जैसे कोई कोर्ट में आप कोई साक्ष्य पेश करते हैं किसी तथ्य के सुसंगत संदर्भ में साबित करने के लिए, कोर्ट पूछेगी कि ये बताइए ये तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत किस रूप में है जिसको हम ग्राह्य माने। तब आप बताएंगे सर ये धारा 7 के अंतर्गत ये तथ्य दूसरे तथ्य का सुसंगत है, इसलिए ये जो हम साक्ष्य दे रहे हैं ये ग्राह्य है। तुरंत आप बताएंगे और इसका निर्णय कोर्ट तुरंत करेगी। प्रोसीडिंग जब चल रही होगी, कोर्ट कोऑपरेटिव है कि उसी समय वो डिसाइड करे कि कौन सा साक्ष्य किस तथ्य का संगत के लिए है, उसका निर्णय उसको तुरंत करना चाहिए कि जो आप साक्ष्य पेश कर रहे हैं ये ग्राह्य है कि अग्राह्य है, एडमिसिबल है, नॉन एडमिसिबल है। ये कोर्ट को तुरंत बताना चाहिए। ठीक ना? हाँ, कल हमने बताया था खाकी मृत्यु कारित करने के आशय से का के
करने के आशय से का के द्वारा खा को लाठी मारना। ठीक, मारना, उसकी हत्याकारी करने का विचारण का के विरुद्ध चला। ठीक, अब इसमें विवादक तत्व क्या है? विचारण क्या हो रहा है कि क्या का ने मृत्यु कार्य करने के आशय से खा को लाठी से मारा, जिससे उसकी हत्या हो गई। इस संदर्भ में का विचारण हो रहा है। अब इसमें देखिए विवादक तत्व क्या होंगे। विवादक तत्व क्या होंगे? विवादक तत्व का खा को लाठी मारना। ठीक, एक ही हो गया। का खा को लाठी मारना, ये क्या हुआ? फैक्ट विवादक तत्व हुआ। दूसरा है का कि ऐसी मार द्वारा खा की हत्या करना। ठीक, हत्या करना या मृत्यु कार्य करना, ठीक ना? ये भी विवादक तत्व बनेगा। तीसरा खा की मृत्यु कार्य करने का आशय। ये क्या है? विवादक तत्व है। इस विचारण में, इस मामले में इतने विवादक तथ्य बनेंगे। ठीक, अब ये विवादक तथ्य से संबंधित ये देखिए बेरेट क्या कहता है? किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य के, इस तथ्य के बारे में आप कोर्ट साक्ष्य ले सकती है, इस विवादक तथ्य के बारे में कोर्ट साक्ष्य ले सकती है, ये साक्ष्य ले सकती है कि एक तथ्य इस तथ्य से सुसंगत है और इसलिए इसको ग्राह्य करे, कोर्ट ग्राह्य करे। किसके संदर्भ में? विवादक तत्व लाठी से मारना और ऐसे मार से हत्या कार्य करना और हत्या कार्य करने का आशय। इस संदर्भ में जो भी साक्ष्य आप देंगे, इससे तो वो सुसंगत जो भी साक्ष्य देंगे आप, वो कोर्ट ग्राह्य करेगी। या और कौन को करेगा? जैसे भी इसमें विवाद तथ्य हो गया। और अन्य तथ्य कौन है? विवादक तथ्य से अलग, लेकिन विवादक तथ्य से जुड़े हैं, लेकिन विवादक तथ्य नहीं है। विवादक तथ्य नहीं है, फैक्ट इशू नहीं है, लेकिन उससे इतना घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं कि उसका बोध कराते हैं, उसको एक निश्चित करते हैं। ठीक ना? जैसे का के द्वारा लाठी खरीदना। ठीक, का के द्वारा लाठी खरीदी गई। घटना के कुछ समय ही पहले उसके पास लाठी नहीं थी, अब उसने लाठी खरीदी। तो इस तथ्य का आप कहेंगे तो कहेंगे ये विवादक तथ्य से सुसंगत है, उससे रिलेटेड है।
रिलेटेड है, कोलेटरल संपार्श्विक जो है तथ्य कहते हैं इसी को। का के द्वारा लाठी खरीदना, ठीक। दूसरा क्या होता है कोलेटरल फैक्ट, क्या हो सकता है रिलेटेड? का और खा के बीच कुछ समय पहले झगड़ा हुआ है। क्या हुआ है? झगड़ा हुआ है। तीसरा, ऐसे तमाम है। का के द्वारा जान माल की धमकी दिया जाना, ठीक। ऐसे कई हैं। का के द्वारा खा के बारे में पता करना, कहाँ किस रूप में रहता है, कैसे रहता है, ये सारे जो आपके हैं कोलेटरल जो आपके फैक्ट हैं वो धारा 6 फ्रॉम 6 to 55 तक दिए गए, ठीक है ना। हाँ, ये कोलेटरल फैक्ट हैं जो विवादित तथ्य और कोलेटरल फैक्ट इनको साबित करने के लिए साक्ष्य आप दे सकते हैं। ये तथ्य इस तथ्य का संगत है, इसलिए ये आप साक्ष्य दे सकते हैं और कोर्ट में आप बताएंगे सर ये मामला 6 to 55 के अंतर्गत आता है और स्पेशली सेक्शन 7 के अंतर्गत, 8 के अंतर्गत, 9 के अंतर्गत जो भी सेक्शंस दिए गए हैं उसके अंतर्गत ये सुसंगत है, इसलिए इसको ग्राह्य कीजिए, ठीक है ना। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोलेटरल फैक्ट। अभी हमने बताया कोलेटरल फैक्ट जो है वो विवादक तथ्य से इतने घुले मिले होते हैं कि उनका अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं। हाँ, उपधारणा, उनके आधार पर उपधारणा निकालना संभव हो जाता है, ठीक ना। हाँ, अब बात आती है कि हम साक्ष्यों का मूल्यांकन कैसे करेंगे। कोर्ट साक्ष्यों का मूल्यांकन कैसे करती है? कोर्ट जो है कोई साक्ष्य आपने दिया और कोर्ट क्या ड्यूटी है? उस साक्ष्य का मूल्यांकन करें, वैल्यूएट करें, वैल्यूएट। अब कैसे करेंगे? कोर्ट का विवेक और विधिक ज्ञान, ठीक, विधिक ज्ञान और मानवीय मामलों के सम्यक ज्ञान मानवीय मामलों के सम्यक ज्ञान, ह्यूमन नेचर क्या है, ठीक है, उसके आधार पर अनुभव के आधार पर, ठीक, इन सब मामलों पर कोर्ट जो है अपना विवेक लगाती है, ठीक ना। इसलिए न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को क्या कहा जाता है? विद्वान।
क्या कहा जाता है? विद्वान। विद्वान। हाँ, विद्वान न्यायाधीश, विद्वान मजिस्ट्रेट, और उसके साथ साथ और विद्वान होते हैं। कौन से? विद्वान अधिवक्ता। विद्वान अधिवक्ता भी होते हैं। विद्वान न्यायाधीश और विद्वान अधिवक्ता दो ही जो हैं विद्वान माने जाते हैं। बात अलग है विद्वता किस कैटेगरी की है या नहीं, वो अलग चीज है। लेकिन विद्वान अगर लगता है किसी नाम के पहले तो विद्वान न्यायाधीश या विद्वान अधिवक्ता, और किसी नाम के आगे विद्वान नहीं लगता। किसके आगे लगता है बताइए? किसी का नहीं, लेकिन विद्वान न्यायाधीश, विद्वान न्यायाधीश, विद्वान अधिवक्ता, इसका मतलब है उनकी विद्वता किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं है। एक विद्वान न्यायाधीश की विद्वता जो है एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही नहीं होती है, लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है। और वैसे अधिवक्ता की भी जो विद्वता होती है वो अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड नहीं होती है। क्योंकि एक विद्वान न्यायाधीश को अभी हमने बताया मानवीय मामलों का संबंध ज्ञान बेहतर होता है औरों की अपेक्षा, अनुभव बेहतर होता है, तभी तो निर्णय देता है। निर्णय देने में कई चीजों का समावेश होता है, ऐसा नहीं है एक्ट और मानवीय मामलों के संज्ञान, अनुभव, ये सब का पूरा सम्मिलित जो है, और विधिक ज्ञान उसमें, ठीक ना, सब सम्मिलित जब होता है तब कोई निर्णय होता है। क्या होता है? निर्णय होता है। इसीलिए विद्वान न्यायाधीश कहा जाता है और इसीलिए विद्वान अधिवक्ता कहा जाता है। कितना हो गया? 23 मिनट हो रहा है। अरे ठीक।